स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। जो बांग्लादेश पहले महिला के कंट्रोल में हुआ करता था और वहां की इकोनॉमी 3 गुनी हुई करती थी, आज उसी बांग्लादेश में महिलाओं की कंडीशन खराब है। वहां पर अगर कोई महिला जीन्स पहन के बाहर निकलती है तो उनको मोरल पुलिसिंग कराया जाता है। और महिलाएं ही क्यों, वहां पे रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात कर ले, वहां पर एकेडमिक्स की बात कर ले, एकेडमिशियंस, आर्टिस्ट की बात कर ले, लॉयर्स की बात कर ले, बिजनेसमैन की बात कर ले, सभी का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। और पिछले 1 साल में जिस बांग्लादेश को हमने ऊपर से लेकर नीचे तक देखा है, तो अब हम कह सकते हैं कि अब हमारे देश के बगल में पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान 2.0 का राइज होना शुरू हो गया है। और इसी के साथ इंडिया को बहुत ज्यादा कंसर्न लेने की जरूरत है, क्योंकि बीते दिनों में बांग्लादेश जो है वो बहुत सारे ऐसे कदम ले रहा है जो इंडिया को लॉन्ग रन में मतलब हर्ट कर सकती है। तो पूरा क्या मामला है, और आज जो बांग्लादेश पहले हमारा दोस्त हुआ करता था वो दुश्मन कैसे बना, इसी के बारे में आज के सेशन में हम बात करेंगे। अब देखिए, ये जो बांग्लादेश का हाल है, ये बांग्लादेश के हाल की पीछे की कहानी क्या है। तो शेख हसीना एक मतलब आप समझ लीजिए कि 15 सालों तक शेख हसीना बांग्लादेश के ऊपर में रूल करती है, गवर्न करती है, और उस बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 3 गुनी बढ़ जाती है उनके टेन्योर में। वुमेन इंपावरमेंट होता है, सेक्युलर एजुकेशन की बात करती है। और उन्होंने कहा है, उन्होंने बोला था कि जब तक, देखिए, जो बांग्लादेश जब बना, पाकिस्तान से टूट करके अलग हुआ था, तो बांग्लादेश का जो प्रॉमिस था अपने लोगों के लिए वो ये था कि हम पाकिस्तान जैसा दूसरा कंट्री नहीं बनेंगे। हम एक, भले ही हम इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन हम जो है वो अब सेक्युलर कंट्री बनेंगे। और इसी का मतलब बात आगे बढ़ी भी थी, शेख हसीना ने इस चीज को आगे बढ़ाया भी था। उन्होंने अपने कंट्रोल के अंदर में जब तक वो थी तब तक उनके देश में कोई भी जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं फोर्सेस, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया था। उनकी जो इकोनॉमी थी वो तो ट्रिपल हुई थी, पॉवर्टी जो है वो भी आधी हो गई थी, फीमेल इंपावरमेंट हो रहा था, फीमेल लीडरशिप बढ़ रही थी, सेकुलरिज्म का राइज हो रहा था, और लोग जो है वो कंस्ट्रक्टिव हो रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर होता है प्रोटेस्ट, और ये प्रोटेस्ट इस तरीके से बांग्लादेश को चेंज कर देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। और शायद अब देखिए, जब प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट होता किस चीज को लेकर के है, तो एक जॉब कोटा होता है कि जो वहां की कोर्ट होती है उसने, अब देखिए हमारे देश में भी कई बार कोर्ट जो है वो ऐसे कई कंट्रोवर्शियल स्टेप लेते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ये नहीं है कि इंडिया जो है वो पूरा कियोस में चला जाएगा। लेकिन बांग्लादेश गया, जब कोर्ट ने जो फ्रीडम फाइटर्स के सुपुत्र थे, मतलब डिसेंडेंट्स थे, उनको कोर्ट जॉब में रिजर्वेशन देने की बात की गई, तो पूरे देश में जो है वो हंगामा शुरू हो गया। और उस हंगामा का फायदा किन लोगों ने उठाया, देखिए पूरा जो प्रोटेस्ट होता है, इस प्रोटेस्ट का जो मतलब प्रॉमिस था, जो रीजन था, उसके पीछे यह था कि भैया हम इस प्रोटेस्ट के जरिए जो है वो जो करप्शन हो रहा है सरकार में उसको कम करेंगे, जो अथॉरिटेरियन गवर्नेंस है जो शेख हसीना को लेकर के बोला जा रहा था उसको हम कम करेंगे, जो फेयर इलेक्शंस हम कराएंगे, और उसके बाद जो डेमोक्रेसी है उसका हम स्थापना यहां पर करेंगे। और इस ऑफ कोर्स जो कोटा है, इस कोटा सिस्टम को तो खत्म करना ही है। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट को हैक कर लिया गया। किसके द्वारा हैक कर लिया गया? इस्लामिस्ट फोर्सेस के द्वारा हैक कर लिया गया, एक्स मिलिट्री फैक्शंस के द्वारा हैक कर लिया गया, और फॉरेन इन्फ्लुएंस एक्टर्स के द्वारा हैक कर लिया गया। इसके ऊपर में आज देखिए, ये जो पूरा आर्टिकल है ये ब्रह्मचलानी जी के द्वारा लिखा गया, और ब्रह्मचलानी जी इनके ऊपर बहुत अच्छा स्टेटमेंट देते हैं। बोलते हैं कि ये अपने आप को एक तरीके से नोबेल लॉरेट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया ये एक तरीके से स्कैम था। कैसे स्कैम था भाई? तो इनको ये कहते हैं कि भैया देखिए, वेस्ट को अगर नोबेल प्राइज देना होता है तो वो बहुत सारी चीजों को देखता है। इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ऐसा उनके मतलब लोगों का कहना है कि ग्रामीण बैंक का थियरी इन्होंने दिया था जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब लेकिन देखिए, ब्रह्मचलानी जी कहते हैं, और अगर वो कह रहे हैं तो उनके बाद में दम है, क्योंकि बहुत अच्छे वो पॉलिटिकल एनालिस्ट रहे हैं। और अब ये देखिए, ये क्या इनको बोलते हैं कि ये जो है ना व्यक्ति, इनको कोई ये ग्रामीण बैंक ये कोई ऐसा थियरी के लिए नहीं दिया गया, इनको दिया गया एक ही कारण से कि भाई देखो, वेस्ट में जो है वो इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। लोग जो हैं वो इस्लाम को एक गलत नेगेटिव तरीके से देखते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर में पड़ा। क्यों ना पड़ेगा? तो क्यों पड़ेगा? तो उसके पीछे का कारण है जो टेररिज्म बढ़ता है, अलकायदा
आईसिस, इनकी वजह से। उसके बाद जो 2000 में जो 9/11 अटैक हुआ था अमेरिका के द्वारा, तो इसको लेकर के भी जो इस्लामिक कंट्री थी, इस्लामिक सोसाइटी थी, इनके दिमाग में भी वेस्ट को लेकर एक नेगेटिव इंपैक्ट था, जिसके बाद जो इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है वो एक तरीके से ब्रिज का काम करने का, मतलब उनके हिसाब से ब्रिज का काम करता वेस्ट और इस्लामिक सोसाइटी के बीच में। लेकिन किसको क्या पता था कि इस व्यक्ति को यूएसए के द्वारा यूज किया जाएगा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, और यह व्यक्ति फिर से पाकिस्तान 2.0 बनाने में सक्षम हो जाएगा। अब आपको जिन्ना के बारे में तो पता ही है, ये जिन्ना 2.0 है, जो कि पूरी तरीके से बांग्लादेश के लोगों को भटका करके बांग्लादेश, जो कि एक टाइम पर इंडिया को सरपास कर दिया था कॉटन एक्सपोर्ट के मामले में, आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान को पीछे छोड़ रहा है रेडिकलाइजेशन के मामले में। अब देखिए, ये पूरा सिचुएशन होता है, स्टूडेंट रिवॉल्यूशन था, लेकिन ये रिवॉल्यूशन कब जो है वो लोगों का इंटरेस्ट सेटिस्फाई करने लगता है, किसी को मतलब अंदाजा नहीं था इसका। उसके बाद क्या होता है, देखिए 92,000 लोग जो कि हल्का सा भी आवाज उठाते थे यूनुस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, उसको उनके ऊपर में पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस चलाया जाता है। और अगर हम ऑपरेशन डेविल हंट की बात करें तो इस ऑपरेशन डेविल हंट में 11,303 मतलब 313 अरेस्ट किए जाते हैं। 640 जर्नलिस्ट को जो है वो टारगेट किया जाता है। पूरी की पूरी जो मीडिया कवरेज होती है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है, और उसी मीडिया की वजह से फेक, वायरल, एक्सट्रीम टेररिज्म को भड़काने वाला, देश को उकसाने वाले, सोसाइटी के अंदर नफरत फैलाने वाला जो मीडिया पोस्ट होते हैं, जो मीडिया एलिमेंट्स होते हैं, उनको बढ़ाया जाता है। यहां तक कि जो चीफ जस्टिस होते हैं और 5 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनको रिमूव कर लिया जाता है। आवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी थी, उनको तो साइलेंस कर ही लिया जाता है। साथ में जो भी सिविल सोसाइटी का स्कोप था, उस सब का स्कोप जो है वो खत्म कर दिया जाता है पूरे बांग्लादेश में, जहां पर 7,000 एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, एकेडमिक्स, उसके बाद ऑपोजिशन वॉइसेस, सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और अगर बांग्लादेश की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, एक तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर करें तो उसका रैंक जो है वो 180 में 176 है। और ये प्रेस फ्रीडम कौन सा है, तो यूएसए के द्वारा सपोर्ट किया गया एक फ्रीडम इंडेक्स, और वो फ्रीडम इंडेक्स जो है वो इस तरह की बातें करता है। अब देखिए, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पूरा मॉब जो है वो स्ट्रीट के ऊपर में आ जाता है, और जब भी भीड़ उग्र हुई है तो वो सोसाइटी को चाहे तो ऊपर उठा के लेके जाता है, और अगर भीड़ उग्र हुई तो कुछ सोसाइटी को वो नीचे धकेलने की कोशिश करता है। और यही सेम सिचुएशन जो है वो बांग्लादेश में भी हो रहा था। अब देखिए, यहां पर बांग्लादेश में जो भी सिचुएशन था वो वर्ष कैसे होता है, वहां पर देखिए, अगर सेवरल रिपोर्ट्स हैं ऐसे, यूएन के रिपोर्ट के हिसाब से 4 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में 2000 ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। कैसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो मॉब लिंचिंग होता है। मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ में किसी को मार दिया। उसके बाद माइनॉरिटी का परसिक्यूशन होता है, चाहे वो हिंदूज हो, बुद्धिस्ट हो, शिया हो, सेक्ट्स हो, अहमदिया हो, सबके साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया जाता है। और ये दुर्व्यवहार इतना ज्यादा बुरा होता है कि इवन जो आवामी लीग की जो कट्टर विरोधी रही हैं, बीएनपी की जो लीडर हैं, उन्होंने तक कहा है कि भैया धर्म के नाम पे हमारा देश पागल होते जा रहा है। और ऐसा इंसिडेंट जो है 52 डिस्ट्रिक्ट्स में 205 इंसिडेंट ऐसे होते हैं। और अब देखिए ना, कितने सारे 152 टेंपल्स को डैमेज किया जाता है, 157 घरों के ऊपर में अटैक किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे विजुअल्स थे जो बांग्लादेश से आ रहे थे, जब लोग मंदिरों को तोड़ते हुए दिखाया जा रहा था, जब पुजारियों को गिरफ्तार करते हुए दिखाया जा रहा था, जब जर्नलिस्ट के हाथों में हथकड़ियां होती थी, और ऐसे दृश्य होते थे जो कि रूह कपाने वाली होती थी। उसके बाद साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के हिसाब से जो रिलीजियस हेट क्राइम है वो बांग्लादेश में पिछले 1 साल में 260% राइज होता है। जो मदरसा लिंक्ड रेडिकलाइजेशन है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ता है। और इकोनॉमी तो भाई बांग्लादेश ने कब का उस चीज को पीछे छोड़ दिया है। इकोनॉमिक, अब देखिए, अगर आपको पाकिस्तान 2.0 चाहिए तो आपको क्या मिलेगा, आपको किस तरह के कंडीशंस होने चाहिए जिससे आपका देश पाकिस्तान 2.0 हो जाएगा।
तो अगर आपके देश में सबसे पहले रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीम होना चाहिए, है बांग्लादेश में है कि नहीं है? बिल्कुल है। आपके देश में पॉलिटिकल रिप्रेशंस होना चाहिए, जैसे इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, उसी तरीके से इंडिया को भी मतलब बांग्लादेश में भी बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाला गया, ऑपोजिशन लीडर्स को, तो क्या ही बोलूं। तो अगर आपके पास दो चीजें हैं, सबसे पहला ये कि आपके देश में रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, उसके बाद पॉलिटिकल लीडर्स के साथ सप्रेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, उसके साथ अगर आपका इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है तो फिर आप पाकिस्तान 2.0 बनने के बिल्कुल कगार पर है। और वही बांग्लादेश के साथ हो रहा है, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी की बात करें तो जो 2023 में 6.1% थी, वो 2025 में 1.9% पे आ जाती है। ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। इन्फ्लेशन 14.6%, मतलब कि दशक में पहली बार बांग्लादेश में इस तरीके से महंगाई बढ़ी थी। और दो मोहम्मद यूनुस को वो मतलब लाओ पावर में, खैर उसको तो यार वोट भी नहीं दिया है, बिना वोट दिए वो जो है वो बांग्लादेश को रूल कर रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने चरम सीमा पर है, 41% का डिक्लाइन हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट 9.2% है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बेहतर पैरामीटर हो सकता है उन फंडामेंटलिस्ट के लिए, उन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के लिए जो कि टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो कि देश को मतलब आतंकवाद में शामिल करने की कोशिश करते हैं, जो कि देश को पाकिस्तान 2.0 बनाने के पीछे लगे रहते हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो 5 साल में सबसे ज्यादा लो पे है। आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो जो इनका जो सॉवरेन डेट क्राइसिस है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आईएमएफ और एडीबी को ये लगता है कि भैया अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो बांग्लादेश जो है वो आने वाले टाइम में पाकिस्तान गारंटी बन जाएगा। उसके बाद जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आईटी वर्कर्स हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको भी पता है कि बांग्लादेश का क्या हाल होने वाला है आज से 5 साल के बाद, अफगानिस्तान की तरह हो सकता है, पाकिस्तान की तरह हो सकता है, वो सब घर छोड़ के भाग रहे हैं, अपना देश छोड़ के भाग रहे हैं। यूएनएचसीआर के मुताबिक लाखों लोग इंडिया आने वाले हैं अपने देश को छोड़ के, और यही सबसे बड़ा कंसर्न है किसके लिए? इंडियन बॉर्डर स्टेट के लिए, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों के लिए। और ये इसीलिए कंसर्न है ना क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हमारा देश, जो कि ऑलरेडी हमारे देश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और भी इलीगल इमिग्रेंट्स आएंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, जिसकी वजह से अब देखिए बांग्लादेश में जो क्राइम का राइज हो रहा है वो तो होगा ही, इंडिया में भी राइज हो सकता है। टेररिज्म जो है वो बांग्लादेश फैलाएगा, और टेररिज्म फैलाएगा क्या? टेररिज्म ऑलरेडी फैलाया गया है। मैंने, आप देखिए ये नया चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स में लेके आता हूं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे प्रशांत झा, आपको ये चैनल दिख जाएगा। इसमें मैंने एक वीडियो बनाया था पाकिस्तान की धमकी को लेके कि अब वही पाकिस्तान का जो असीम मुनीर है ना, वो धमकी दे रहा है। वो क्या धमकी दे रहा है कि भाई अभी तक ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडिया के द्वारा हमारे ऊपर अटैक किया गया, तो अगर ऐसा अब से होगा तो हम जो है हम क्या करेंगे? हम इंडिया को ईस्ट से अटैक करेंगे, क्योंकि इंडिया ने ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से बोल दिया है कि अब आपकी तरफ से आतंकवादी हमले भी होंगे ना तो हम सोच लेंगे कि पाकिस्तान के द्वारा अटैक हुआ है। तो इसीलिए अब उनका जो प्लान है वो ये है कि बांग्लादेश के थ्रू जो है वो ईस्ट के ऊपर में अटैक करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमारे ईस्ट की तरफ से अटैक होता है, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ पाकिस्तान को संभाल रहे थे, अब देखिए पाकिस्तान का जो बांग्लादेश में सिचुएशन है, बहुत अच्छा वीडियो आपको जाके देखना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान मतलब जो बांग्लादेश में इस सिचुएशन है, इसमें सिर्फ यूएसए का रोल नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी डायरेक्ट कनेक्शन है। और उसी डायरेक्ट कनेक्शन की वजह से आज असीम मुनीर जो है वो इस तरीके की स्टेटमेंट देते आ रहा है, और इसी वजह से बांग्लादेश जो है वो आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा पीछे जा सकता है। तो ये आज का पूरा सेशन था। अब आप बताइएगा कि ये जो बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, तो हमने इसको स्टार्टिंग में काउंटर करने की क्यों नहीं कोशिश की? हम सोचते थे कि अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जब इतना ज्यादा राइज हो रहा है तो फिर भारत को भी आगे आने की जरूरत है। उनको भी सोचना है कि अगर हमारे देश के अगल बगल में सिचुएशन खराब होगा तो इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर में आएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि हमें बांग्लादेश को कैसे ट्रीट करना चाहिए? क्योंकि बांग्लादेश के जो यूनुस हैं वो कई बार ऐसा बोल चुके हैं कि इंडिया के जो 7 सिस्टर्स हैं उनको हम काट देंगे, उनको हम भारत से अलग कर देंगे। और बांग्लादेश जिसके बाद अब देखिए बांग्लादेश इस सिचुएशन में पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट ले रहा है,
इन्वेस्टमेंट छोड़िए, पाकिस्तान जो चाइना का वेपन यूज करता है वो वेपन खरीदने की बात कर रहा है, टैंक्स खरीदने की बात कर रहा है, क्यों? हमको हर्ट करने के लिए। तो भैया बांग्लादेश एक मुट्ठी बराबर तो देश है इंडिया के लिए, तो फिर इंडिया को ऐसे स्टेप्स क्यों नहीं लेता और कैसे स्टेप्स लेने चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि बांग्लादेश को जो है हम कंप्लीट तरीके से जो है वो कंट्रोल में रख सकते। बाकी आपसे मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।